मोदी सरकार से जो सवाल छात्रों ने जंतर मंतर में पूछे थे, पिछले 2 दिनों में वही सवाल देश के संसद में गूंजे। जो बर्बरता मोदी पुलिस ने युवाओं पर बरसाई थी पिछले हफ्ते, उसका जवाब लोकसभा में मांगा गया। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। किसने आदेश दिया? क्या देश दूसरे इमरजेंसी में जा चुका है? सरकार का रवैया देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक तरफ डेमोक्रेसी का खूब दिखावा चल रहा है, शोर शराबे के बीच में आज पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 को लोकसभा में वॉइस वोट से मंजूरी मिल जाती है। अब नए बिल के अनुसार जो पेपर लीक में पकड़ा जाएगा उसे 10 साल की सजा हो सकती है, 10 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है, 60 दिनों के अंदर अंदर पूरी जांच खत्म, 3 महीने के अंदर अंदर केस निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान, यानी मास्टर स्ट्रोक। लेकिन दूसरी तरफ संसद के बाहर डिक्टेटरशिप का डंडा चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी को दिए गए अश्योरेंस से साफ यू टर्न लेते हुए सरकार अब उन छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर कूट रही है जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। और इंटरनेट से सारे एंटी नेशनल आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की जो कोशिशें हैं अब वो और जोर पकड़ चुकी हैं। इंस्टाग्राम से तो पोस्ट अपने आप ही गायब हो रहे हैं, और उधर दिल्ली पुलिस ने अब ट्विटर या एक्स को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि पॉपॉ के खिलाफ सारे डेरोगेटरी, मिलिशियस, डेफेमेटरी कंटेंट को तुरंत हटा दिया जाए। साथ ही सारा नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी और एक्स अकाउंट होल्डर का लॉग इन लॉग आउट डिटेल टाइम स्टैम्प्स के साथ सरकार को दिया जाए। यानी पेपर लीक माफिया पकड़ा जाए या ना, रेपिस्ट मर्डरर खुले घूमे तो घूमे, डिजिटल फ्रॉड आए दिन होते रहे तो होते रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर जेन जी ने जो पापा के खिलाफ कुछ भी लिखा है, पहले उनको ढूंढो, उनको पनिश करो। अब जेन जी को समझ में आएगा मोदी जी का पावर। पिछले एपिसोड में दरअसल हमने आपको दिखाया था कि कैसे जेन जी ने मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, मोदी जी को मीम मटेरियल बनाकर रख दिया था। अब मोदी जानते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है रेप्यूटेशन के लिए। यही काम तो मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के साथ किया गया था, उन्हें डिस्क्रेडिट करने के लिए, छोटा बनाने के लिए। तो अब बारी आ चुकी है सुप्रीम लीडर की। जंतर मंतर को खाली करवाने के बाद अब अगला कदम ले लिया है सुप्रीम लीडर ने। पुलिस, गोदी मीडिया, नेता, अभिनेता सबको लगा दिया है कि जेन जी को काबू में करना है और मोदी जी की पकड़ इस तबके में और बढ़ानी है। यहां तक कि बीजेपी ने जेन जी को समर्पित एक एड भी लॉन्च कर दिया। वॉर रुकवा दी पापा। अरे एडिटर, वो तो पुराना वाला एड था, नया जेन जी वाला एड प्ले किया जाए। इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है। अब इस एड को देखकर थोड़ा बहुत जो मोदी जी का जेन जी फैन बेस था वो भी नहीं रहेगा। लेकिन सीरियसली, क्या रिफॉर्म सच में हो रहा है? इतना बड़ा बिल आज पारित किया गया है, तो क्या एजुकेशन रिफॉर्म भी होगा? कुछ चेंज आएगा? इज देयर सम होप? या जेन जी के साथ बस एक छल किया गया है? क्योंकि एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून की घोषणा हो रही है, उसी समय अगर आप डेटा देखो, हार्ड फैक्ट्स देखो, तो 2024 नीट के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को वही सीबीआई क्लीन चिट दे देती है। सोचिए, 2 सालों में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। उधर जो नया नवेला फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा, अपनी पहली हियरिंग के लिए सीबीआई आती ही नहीं, केस को जो सुनवाई है उसे टाल दिया जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सरकार की हिपोक्रेसी इस बात से भी पता चलती है कि इतने बड़े स्टूडेंट मूवमेंट के बाद भी बीजेपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान एक हीरो हैं पब्लिकली। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए। सरकार ने बिना कुछ लिखित में दिए मीठा मीठा बोलकर कॉकरोच जनता पार्टी वालों से धरना तो खत्म करवा लिया, लेकिन अब वो वापस अपने पुराने रूप में आ चुके हैं। यहां तक कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी और लीडर ओइशी घोष को सीपीएम ऑफिस से इलीगली अरेस्ट करने की कोशिश की गई बाय द दिल्ली पुलिस। कॉकरोच जनता पार्टी को अब शायद समझ में आ रहा है कि उन्होंने
पार्टी कुछ थोड़ी जल्दी ही कर ली थी, क्योंकि सरकार का कहीं कुछ भी मन बदला नहीं है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। देशभक्त के आज के एपिसोड में क्या है मोदी सरकार का एजुकेशन को लेकर असली एजेंडा और इंटेंशन। देखिए 2024 में भी पेपर लीक जब हुआ था तो सरकार ने हाई पावर्ड कमिटी का गठन किया था। क्या हुआ उस कमिटी का, उनके सुझावों का? सरकार जो भी बदलाव एजुकेशन फील्ड में करती है उसके तार घूम फिर कर आरएसएस से क्यों जुड़े होते हैं? और फाइनली क्या मोदी जी जेन जी के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं या जेन जी जीतेगी? जानेंगे आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। वैसे तो जब नए बिल की चर्चा होती है तो लंबा चौड़ा डिस्कशन होना चाहिए लोकसभा के अंदर, लेकिन यहां हमने आज देखा लोकसभा शुरू होने के 2 मिनट के अंदर अंदर ही स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि विपक्ष के सारे नेता उठकर पूछते हैं कि अगर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो मोदी जी और अमित शाह मिसिंग क्यों हैं? आप सोचिए, सरकार का इंटेंशन इसी बात से साफ हो जाता है कि इतने बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने के बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह डिस्कशन में हिस्सा नहीं बनते हैं। सच्चिदानंदार सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बार बार अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे, बार बार संसद को स्थगित करना पड़ा। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह पर 2 बड़े सवाल जरूर उठते हैं जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। सवाल नंबर 1, पेलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ है। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कहा जाता है पहली बार दिल्ली के बीचों बीच पुलिस आरएएफ ने पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया। इस बात का खुलासा सबसे पहले द हिंदू अखबार ने किया। इसी इन्वेस्टिगेशन को देशभक्त पर भी हमने दर्शाया है। दिल्ली पुलिस ने बार बार इसे डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन अब रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद यह बात साफ हो चुकी है कि आरएएफ ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर संसद चलो मार्च जिस दिन हुआ था, डीसीपी दिल्ली पुलिस के डीसीपी के ऑर्डर पर पेलेट गन चलाया था। जनरल डायरी एंट्री जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में है और वीडियो एविडेंस जो है और अस्पताल के जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्टर्स की जो रिकॉर्डिंग्स है, उससे साफ पता चलता है कि पेलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था। आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट ने 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर गैस स्मोक ग्रेनेड, 2 राउंड्स ऑफ प्लास्टिक पेलेट्स एंटी रायट गन से चलाए थे। यह ऐतिहासिक है हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए कि संसद के पास दिल्ली के बीचों बीच यंगस्टर्स, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर इस तरीके से फायरिंग की गई है। अब अमित शाह इस सवाल से अपने आप को बचाते आए हैं, लेकिन ऑपोजिशन बार बार इसी सवाल पर डटी रही, पूछती रही कि बिल पारित हो या ना हो, पहले आप हमें बताइए कि पेलेट गन फायर करने का ऑर्डर किसने दिया, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के परमिशन के बिना पुलिस पेलेट गन का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकती थी। देश के युवाओं पर पेलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. वो आदेश कहां से आया कि पेलेट गन का इस्तेमाल हो? पेलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा एक और जो सवाल उत्पन्न होता है वो ये है कि पेलेट गन, आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए क्राउड कंट्रोल का, तो उसमें आपको प्रोटोकॉल में मिलेगा कि पेलेट गन का इस्तेमाल एकदम लास्ट रिजॉर्ट पर होता है। सवाल यह है कि देश की राजधानी में जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था, सबको मालूम था ऐसा कोई सडन प्रोटेस्ट नहीं था, तो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वाटर कैनन्स का इस्तेमाल होता है क्राउड को पुश बैक करने के लिए और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे देश में पटना में भी हमने इसका इस्तेमाल देखा। तो देश की राजधानी में वाटर कैनन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब कहीं से हमें नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंटेंशन था, जो एजेंडा था अमित शाह का, मोदी पुलिस का, वो पुश बैक नहीं था, वो पनिश हार्ड था? कहीं जनरल डायर की तरह कोई सबक सिखाने की तो कोशिश नहीं हो रही थी कि तुम लोग ने हिमाकत कैसे की पार्लियामेंट की तरफ आने की, प्रधानमंत्री को डराने की, अब हम तुम्हें गोली से जवाब देंगे? तो इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। लेकिन सरकार, जैसा कि आप जानते हो, हमेशा डिनायल मोड में ही रहती है। आज सोचिए, इतना कुछ सबूत होने के बाद, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होने के बाद, लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह खड़े होते हैं और साफ अपना बात कह देते हैं कि यह बात हमने पहले भी कही है, अभी भी कह रहे हैं कि कोई शॉट्स फायर ही नहीं किए गए थे, सिर्फ और सिर्फ टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ था। और जब शॉट्स फायर ही नहीं हुए थे तो अमित शाह को जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुनिए, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना बड़ा झूठ, वीडियो एविडेंस है, पुलिस डायरी है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन सरकार यह बात मानने को ही तैयार नहीं है और अपनी गोदी मीडिया के दम पर यह बात वो मनवा के भी रहेगी कि पैलेट गन होता ही क्या है, हमारे देश में ही नहीं होता है। सरकार चाहे तो यह भी कन्विंस करा देगी पूरी दुनिया को कि अरे नहीं, कश्मीर और मणिपुर में भी कभी पैलेट गन का इस्तेमाल हमने नहीं किया। जेन जी, अब आप समझोगे मोदी जी का पावर। तुम ऐसे समझे थे, पोस्टर लगा दोगे तो तुम जीत जाओगे। दूसरा सवाल, इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से कैसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस पर भी अमित शाह पर सवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गोदी मीडिया ने बार बार अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए फॉरेन फंडिंग का एलिगेशन लगाया है। कहा है कि यह हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि कोई बाहरी ताकत तो इतने बड़े प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है। सुनिए देश के कुछ प्रसिद्ध एंकर्स का क्या कहना है, क्या पूछना है। बड़े बड़े अमेरिकी पूंजीपतियों का इतना सपोर्ट डिपके को लिए क्यों है? अमेरिका के जो पूंजीपति हैं वो भारत में दंगा क्यों करवाना चाहते हैं, पूछता है भारत। My honest views on CJP. Is it organic or a foreign sponsored movement? Now this is a very tricky one. I think that it's best to leave it for the investigative agencies to decide and to figure out whether there was foreign involvement. If there is trouble, then there are players and there are forces that want to wade into troubled waters. I wouldn't put it past them. He is fraud. 6 लाख की फंडिंग मिली थी सौरभ दास को अंडर द नेम ऑफ पब्लिक हेल्थ फॉर इंडिया जर्नलिज्म। और इतना ही नहीं, ये पुलित्जर ग्रांटी भी है, मतलब वो पुलित्जर जो जॉर्ज सोरोस से बैक्ड अप है और जो ग्लोबल साउथ में डिस्ट्रक्टर्स को फाइनेंस करती है इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर पर खाना पहुंचाने के ऑर्डर्स बड़े पैमानों पर विदेशों से भी आ रहे हैं। हो सकता है कि विदेशों में भी इनके सिंपैथाइजर्स बैठे हों। अगर इन दिग्गज एंकर्स की बात सही है तो हमारे देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी सरकार सबसे कमजोर सरकार है। आप सोचो 2 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए और सरकार को अभी तक भनक नहीं है। अभी तक तो सबूत आ जाना चाहिए था। अगर फॉरेन फंडिंग थी तो पूरे दुनिया और पूरे देश के सामने ये बात का खुलासा होना चाहिए था। लेकिन यहां एंकर्स पर एंकर्स पूछे जा रहे हैं कि ये फॉरेन का एग्जाम्पल तो नहीं है। देशभक्त पर कुछ हमारे जो व्यूअर्स रेगुलर हैं वो कह रहे हैं कि यार ये फॉरेन वाला एंगल थोड़ा पुराना हो चुका है, कुछ नया लाना चाहिए इन एंकर्स को, लाइक एलियन से फंडिंग हो, तब कुछ नया चीजें हो। लेकिन आप सोच के देखिए जनता को मूर्ख बनाना कितना आसान है। ये फॉरेन फंडिंग कह के कितने सारे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट कर दिया। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाता कि अमित शाह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। 12 साल हो चुके हैं, आप फॉरेन फंडिंग नहीं रुकवा पाए। छी, बड़े शर्म की बात है। अच्छा, वैसे सरकार को इंटेंशन के मामले में भी घसीटा गया। अखिलेश यादव ने सरकार को याद दिलाया, देश को याद दिलाया कि आप किस सरकार से अपेक्षा कर रहे हो कि वो चीजें ठीक कर देगा। जिस सरकार ने भगवान श्री राम के घर को लुटने से नहीं बचा पाया, वो सरकार पेपर्स से हमें बचाएगा, लीक से। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अब ये एंटी पेपर लीक बिल तो आपने पारित करवा दिया और हेडलाइंस भी छपेंगी अखबारों में बड़े बड़े तरीके से, 10 साल की जेल, 10 करोड़ का फाइन, 60 डे इन्वेस्टिगेशन डेडलाइन। सरकार भी इसे माइलस्टोन बुला रही है। लेकिन सरकार इस बात को नहीं बताएगी कि पिछले 1 दशक में 150 पेपर लीक हो चुके हैं। और अगर आप हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स की बात करें तो उनमें ऑलरेडी कड़े टर्म्स, कड़ी सजा रखी गई है पेपर लीक के खिलाफ। लेकिन बताइए कि 0 कन्विक्शन रेट रहे हैं पूरे इन सारे स्टेट्स में। ऐसा क्यों है? सरकार का कोई एजेंडा या कोई इंटेंशन क्यों नहीं दिखता है पेपर लीक को रोकने के लिए? इसीलिए तो यह माफिया इतना ज्यादा बढ़ा है कि आपने एक बंदे तक को पनिश नहीं किया और आप बोल रहे हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से सब कुछ एकदम निपट जाएगा। आइए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो नया बैठा उसमें सीबीआई काउंसिल नहीं आया, केस को 3 अगस्त के लिए डिफर कर दिया गया। और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है ना, इनमें न्यू केसेस की रजिस्ट्री 1,40,000 से ज्यादा है और जो डिस्पोजल है वो 66,000 के आसपास है। माने जो पेंडेंसी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख के आसपास चली गई है। और यही कोर्ट्स नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि पेपर लीक को रोक देगी। अरे संजीव मुखिया को आप पकड़ नहीं पाए, 2 साल से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती रह गई, वही सीबीआई जो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करती है, और आप कह रहे हो कि अब इन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भाई किसे जुमला पिलाने की कोशिश कर रहे हो?
इसीलिए विपक्ष जो है वो के राधाकृष्णन कमिटी की याद दिला रही है नरेंद्र मोदी सरकार को, जिसने 101 रिकमेंडेशन, कितना शुभ नंबर है, 101 रिकमेंडेशंस दी थी सरकार को पेपर लीक रुकवाने के लिए। इन 101 रिकमेंडेशंस जो 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनको, उसमें बताया गया था, कमिटी ने बोला था कि एनटीए को इंटरनल बढ़ाओ, ये कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भरता आप कम करो, परमानेंट स्टाफ हायर करो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स से ही सबसे ज्यादा लीक्स यहां से शुरू होते हैं। प्राइवेट सेंटर की जगह इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उन्हें प्रेफरेंस दो, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी लीक होते हैं। क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट करने की जगह डिजिटली इंक्रिप्ट करके सीधा एग्जामिनेशन सेंटर भेजो। इतना डिजिटल इंडिया यूपीआई चिल्लाते रहते हो, पेपर्स को डिजिटली इंक्रिप्ट करके नहीं भेज सकते हो क्या? एआई के थ्रू सीसीटीवी मॉनिटरिंग की भी बात की गई थी। हर स्टेज के लिए डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल रेकमेंड किया गया था, लेकिन होता है घंटा बाबा जी का ठुल्लू होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज के डेट तक एनटीए सिर्फ 39 परमानेंट पोस्ट पर ऑपरेट करता गया, 73 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, 124 आउटबाउंड वर्कर्स, और इसीलिए लीक्स इतने बढ़ते गए। प्रॉफिट एनटीए का बढ़ता रहा, सरकार के पास पैसा आता रहा, लेकिन जब सरकार कि जब ये पोल खुलती है तो सरकार कहती है हम फायर करते हैं, हम इतने लोगों को फायर करते हैं। पता चलता है कि एनटीए में ओनली 24 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, बाकी जो सीट्स थे, बाकी जो पोजीशंस हैं, उन्हें भरे तक भी नहीं गए थे। सोचो, लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर ये घटिया, ये इनकॉम्पिटेंट, ये इनेप्ट एनटीए हैंडल करता है। सरकार ने उसे ठीक नहीं किया। क्या पेपर लीक रोकेगी सरकार और एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी सरकार? लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार कुछ दिखावा तो कर रही है, कुछ एफर्ट तो दिखा रही है कि देखो हम नया बिल लेकर आए हैं। बाहर तो कुछ और ही खेल चल रहा है। अब तो हम दिखावट भी नहीं करना चाहते हैं, छुपाना भी नहीं चाहते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की मदर सिस्टर हो रही है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। नेशनल कैपिटल में गुंडे खुले घूम रहे हैं। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पीटा जा रहा है, सरेआम कैमरा के सामने। दिल्ली पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही है। न्यूज लॉन्ड्री की एक डिटेल्ड रिपोर्ट ने दिखाया है कि कैसे दिल्ली तो आप छोड़ दो, देश भर में इस तरीके का क्रैकडाउन चल रहा है जो कि मीडिया में रिफ्लेक्टेड भी नहीं हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी को प्रॉमिस तो छोड़ो, अब तो अनदर लेवल पर यह अटैक शुरू हो चुका है। आसाम की अगर हम बात करें, इतना बड़ा बाढ़ आ चुका है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हिमंत बिस्वा की सरकार क्या कर रही है, आप इन चीजों से पता लगा सकते हो कि गुवाहाटी में एक वुमन लॉयर कहती है कि उन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश की कि आओ मुझे फोन करो, मुझे बताओ कि कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। वो स्तंभित रह गई ये जानकर कि उसे कम से कम 200 कॉल आते हैं एक टेलीफोन नंबर पर। पुलिस क्रैकडाउन इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है जिसे रिपोर्ट ही नहीं किया गया है। और उनके अकॉर्डिंग पुलिस तो घर घर में जाकर जुवेनाइल प्रोटेस्टर्स को भी धमका रही है कि तुमने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे किया। याद रखिए, यहां अराजकता फैलाने की बात नहीं हो रही है, वायलेंस की बात नहीं हो रही है। जिसने प्रोटेस्ट में सिर्फ पार्ट लिया है उसे भी धमकाया जा रहा है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट यह बता रही है। बिहार में एक नया ही रिकॉर्ड सेट हो गया है। पुलिस कांस्टेबल को कैप्चर कर लिया गया था। वो तो थैंक गॉड टू कैमराज हैं कि हमें सच्चाई दिखती है कि किस तरीके से AK-47 स्टूडेंट्स की तरफ फायर किया जा रहा है। अब दिखावट के लिए कांस्टेबल को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन 26 जुलाई की रात को ही पटना में ही करीबन 90 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। भैया, मैजिस्ट्रेट रात रात काम कर रहे हैं, लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग देयर ड्यूटी जैसे सीरियस संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं। और जो लॉयर्स आते भी हैं इन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि भैया मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करने के बाद भी FIR की कॉपी तक नहीं उन्हें दी जा रही है। बंगाल में भी वही खेल चल रहा है। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये जमाती फंडामेंटलिस्ट थे। अब हिंदू मुस्लिम नहीं किया तो किया क्या? तो उनका यह दावा है, बंगाल के नए मुख्यमंत्री का दावा है कि ये इंडिया को वीकन करने के लिए, सेंटर को वीकन करने के लिए, केओस फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ था। और उनका कहना है कि ये कोई मूवमेंट स्टूडेंट वाले नहीं है, ये सब गुंडे हैं, गूंज हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कोलकाता में 25 तारीख की रात को 14 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनमें से 13 मुसलमान थे। पुलिस एक्शन से लेकिन डर बैठेगा। नैरेटिव तो सोशल मीडिया में चेंज करना है, इसीलिए अपने जो सोशल मीडिया के धुरंधर हैं मोदी ने उनको भी काम पर लगा दिया है। बहुत दिनों से चुप रही थी कंगना, वापस एक्शन में आ गई हैं। कहा है कि ये जेन जी नहीं, ये जेन जी है, गटर छाप जनरेशन है। उन्होंने कहा है कि ये जो जेन जी है, गटर वाला जो जनरेशन है, ये बच्चों को इनअप्रोप्रिएट कॉन्डक्ट सिखा रही है, वल्गैरिटी सिखा रही है, क्योंकि वहां अश्लील कपड़े पहनकर लोग
लोग आए थे। ओए हाय हाय हाय, याद है ना? कुलविंदर कौर की बड़ी याद आ रही है आजकल मुझे। कंगना जी के लिए कुलविंदर ही सही थी। अच्छा सबक सिखाया था कंगना जी को, लेकिन लगता है कंगना जी वो सबक भूल गई हैं। अगली बार फिर से एयरपोर्ट जाएंगी तो कोई और कुलविंदर उनको ना मिल जाए। कंगना हमें बताएंगी कि सभ्य व्यवहार क्या होता है, डिसेंसी क्या होता है। अब थाम एडिटर, देखो भाई और कोई नहीं आएगा, सबसे पहले लिबरल आएंगे, बोलेंगे देखो तुम कंगना को ऐसे उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हो। कंगना कुछ भी बोल सकती है, लिबरल आदमी कुछ नहीं बोल सकता है कंगना के खिलाफ, और इसीलिए लिबरल्स की यह हालत है। चलिए कंगना की ही बात खुद सुन लेते हैं। सभ्यता की बात हो रही है, इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। कंगना क्या इन्फ्लुएंस दे रही है, अपनी जिंदगी के बारे में क्या बता रही है, शायद खुद ही भूल गई होगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना। जैसे मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। कंगना आप तो बच गई जिंदा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो जमीर है वो जरूर मर गया है। अब कंगना को इस बात से भी प्रॉब्लम हो गई है कि पोपो का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि पोपो तो उनके लिए भगवान है। प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है, और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। कंगना को दिक्कत हो रही है कि उनके पोपो के बारे में ऐसा कुछ मजाक बनाया जा रहा है। छी छी छी, लेकिन मजाक की बात नहीं है ये चीजें हम देख चुके हैं। 100 साल पहले करीबन जर्मनी में मिलिशियस प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1933 लाया गया था। उससे किया क्या गया था, इसे क्राइम बना दिया गया था। सरकार को क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में गॉसिप करना, उसका मजाक बनाना, उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया था। क्या हम उसी तरीके की नाजी जर्मनी की तरफ जा रहे हैं? सुनकर आपको लगेगा कि यह एग्जैजरेशन है। चलिए ये विजुअल देख लीजिए। अब पुलिस आपको यह परमिशन भी नहीं देगी कि कंगना का एफजी, कंगना का पुतला जलाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है, होम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है। कंगना के पुतले जलाने से पुलिस को इतनी दिक्कत हुई और इतनी तेजी से पुलिस वाला कंगना की एफजी पकड़कर भागता है। क्या अभी आपने देखा है पुलिस को इतनी तेज भागते हुए? हमारे देश में डेमोक्रेसी ही चल रहा है। आज के डेट में कंगना वल्गैरिटी के बारे में बात कर रही है। ये तो वही बात हो गई ना कि अनुपम खेर हेयर एडवाइस दे रहे हो किसकी। ओह, अनुपम खेर हेयर एडवाइस से याद आया, अनुपम जी भी बहुत अपसेट हैं। उनके पोपो के बारे में ऐसा कहा गया है, ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कैमरे के सामने सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर मन व्यथित हुआ। अनुपम जी को इतना कष्ट हो रहा है, मुझे आई वॉज फीलिंग बैड। लेकिन अनुपम जी, अरे रमेश भिदुड़ी की बात आप सुनेंगे तो आपके तो बाल उड़ जाएंगे। और भिदुड़ी जी क्या, प्रधानमंत्री हमारे कुछ कम छोड़ा ही ना है। मटन, मुजरा, मंगलसूत्र, मस्जिद, ये सब कहने से कभी थके हैं तो बाकी लोग भी यही सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। लेकिन कुछ सच्चाई भी सामने आई आज इस पूरे डिबेट में, चर्चा में जो संसद में हुई। जेपी नड्डा ने गलती से ही सही लेकिन सच उगल ही दिया। जेपी नड्डा जी कहते हैं कि जिस तरीके से ये एक्टिविस्ट को डिटेन किया जा रहा है कोई नई बात नहीं है। इमरजेंसी के दौरान उन्हें भी इसी तरीके से डिटेन किया गया था क्लासरूम से। I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. चलो नड्डा जी, आर्ग्यूमेंट सेक के लिए ही माना तो आपने कि हम इमरजेंसी वाले स्थिति में ही चले गए हैं, जहां कोई भी कहीं भी किसी भी प्रीटेक्स्ट पे किसी को भी उठा सकता है विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चिंताजनक बात थी वो थी राहुल गांधी, जो पूरे संसद में एजुकेशन सिस्टम का जो खुलासा किया था कि ये एजुकेशन मिनिस्टर तो बहाना है, उनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिनिस्ट्री चला रही है आरएसएस। और चलाने का मुद्दा यह है कि देश की जो युवा पीढ़ी बने वो स्टूडेंट्स ना बने, वो अंधभक्त पैदा बने, अंधभक्त होकर बड़े हुए। धर्मेंद्र प्रधान never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD
sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम 12 साल 13 साल पहले भी कोई खास अच्छी नहीं थी, वहां भी बहुत सारे ब्रोकन बिट्स थे। लेकिन 12-13 सालों में जो पिछले 12-13 सालों में हुआ यह है कि जिस तरीके से इंटरफेरेंस हुआ है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स खेला गया है, जिस तरीके से बदलाव लाए गए हैं, उससे एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चुरमुरा रहा है। सवाल यह है कि जेन जी ये बात समझेगी या जेन जी भी अंधभक्तों की श्रेणी में ही आ जाएगी जो एक इडियट लीडर को फॉलो करेगी। Andhbhakt is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and Andhbhakt who follows the idiot. Now, कमाल की बात है, राहुल गांधी ने तो इडियट लीडर कौन है ये तो बोला ही नहीं, किसी भी पार्टी से हो सकता था, लेकिन बीजेपी वाले ही क्यों इतना ऑफेंडेड हो गए? अब ये तो देखने वाली बात है कि जेन जी को समझ में आता है कि नहीं कि जो असली इडियट है वो कौन है। क्या जेन जी उसी इडियट को फॉलो करने लगेगा या जेन जी अपने रास्ते पर चलेगा? जेन जी ने बहुतों को रास्ता तो दिखाया, बहुतों को शक्ति भी दिया, लेकिन शायद सरकार भी सोच रही है कि जेन जी कितने दिन लड़ेगी, जेन जी के ऊपर भी हम टेक ओवर कर देंगे, क्योंकि आने वाले 2029 इलेक्शन में जेन जी सबसे बड़ा वोट बैंक बनने वाला है। और इसीलिए सरकार इस काम पर जुट गई है कि कैसे जेन जी को हराया जाए, कैसे जेन जी को इन्फ्लुएंस करा जाए। हमारे देश के पॉलिटिक्स में जेन जी क्या सोचेगा अगले 2-3 सालों में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, मोदी जी या जेन जी? कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। अगर एपिसोड यहां तक आपने देखा है तो आपके लिए एक सीरियस मैसेज भी है। जिस तरीके से सरकार अब डिजिटल मीडिया पर क्रैकडाउन कर रही है, उसमें किसी की भी बारी आ सकती है। यहां आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप किसी भी, अगर देशभक्त नहीं तो किसी भी डिजिटल मीडिया को जरूर सपोर्ट करिए, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करिए, क्योंकि क्रैकडाउन आने वाले दिनों में और कड़ा होने वाला है। सबको सपोर्ट, सबको लीगल हेल्प चाहिए होगा। हम भी यहां अपने डिफेंसेस जो हैं इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो सके तो जरूर सपोर्ट करिएगा देशभक्त को ऑन patreon.com/देशभक्त। यहां आपके पास मंथली या एनुअल मेंबरशिप लेने की भी एक ऑप्शन है। जरूर सपोर्ट करिए इफ यू कैन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी करिएगा। इस एपिसोड को शेयर करिएगा। आने वाले दिन काफी दिलचस्प होंगे एंड जो इमरजेंसी का स्कोप है वो अब आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। अगर अभी तक आपको यह बात समझ में नहीं आई है तो जरूर देखिए आसपास क्या हो रहा है।